विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आज हमने करना उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। पहला वाला हमने पढ़ लिया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले आपको गांधी इरविन समझौता समझा दिया था मैंने। इस समझौते के तहत ये बात हुई थी कि भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लेंगे, मतलब कांग्रेस भाग लेगी। तो कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि बनकर कौन गए, महात्मा गांधी गए, ठीक है, और राजपूताना नामक जहाज से गए। किससे? तो गांधी जी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने? 31, जिसमें मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि थे। सरोजनी नायडू, मीराबेन तथा एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अन्य प्रमुख सदस्य जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और महादेव देसाई, ये सब सम्मिलित हुए। महादेव देसाई जो है वो महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी, क्या बोलते हैं उनको, सचिव भी हैं। महादेव देसाई क्या है? महात्मा गांधी के सचिव हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में गए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, ठीक है। इस समय लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन 1931-36 भारत के वायसराय बनकर भारत आ चुके थे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर सर्वदलीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी। प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की स्थिति कमजोर हो गई थी। प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने सांप्रदायिक पंचायत के लिए जाने जाते हैं, कम्युनल अवार्ड के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सैमुअल होअर को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया। भारत में नया वायसराय गांधी इरविन समझौता की धाराओं को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहा था, बल्कि वह विभिन्न वर्गों में मतभेद बढ़ाने और दमनात्मक कार्रवाई करने में ज्यादा विश्वास रखता था। भारत में हिंसक दंगे भी हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में काफी सोच विचार करने के बाद गांधी जी अगस्त 1931 में सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना नामक जहाज से चले। SS राजपूताना, ये भी क्वेश्चन बना हुआ, किस जहाज से गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आरंभ हुआ। कहां पर? सेंट जेम्स पैलेस में आरंभ हुआ। सम्मेलन में गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय हितों की रक्षा करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, परंतु अंत में वे असफल होकर ही लौटे। सम्मेलन में मुख्यतः भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर बहस हुई। गांधी जी ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और वायसराय के अनावश्यक अधिकारों में कटौती की बात की, परंतु प्रारंभ में अंग्रेजों की मंशा ठीक नहीं थी, अतः उन लोगों ने सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी। वो सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता देते रहे। भारतीय सांप्रदायिक वर्ग भी गांधी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। आगा खां, हिंदू और सिख प्रतिक्रियावादी, डॉक्टर अंबेडकर अपने अपने हितों की तरफ ध्यान दे रहे थे। सभी ने मिलकर गांधी के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार कर लिया। फलतः गांधी की आदर्शवादी बातें निरर्थक सिद्ध हुई। सम्मेलन की विफलता का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के लिए एक योजना रखी संवैधानिक सुधारों के लिए। वो योजना क्या थी? नंबर 1, संघीय केंद्र और स्वायत्ता की व्यवस्था। नंबर 2, प्रांतों के लिए सीमित स्वायत्ता संबंधी अधिकार। और नंबर 3, वित्त, विदेशी व्यापार, युद्ध और सुरक्षा संबंधी मामलों में अंग्रेजी संसद एवं वायसराय का एकाधिकार। अब देखो, वित्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी देश के लिए, विदेशी व्यापार, युद्ध और सुरक्षा संबंधी मामलों में अंग्रेजी संसद और वायसराय का एकाधिकार। तो क्या ये मानी जा सकती थी? ये बातें नहीं मानी जा सकती थी। सरकारी रुख से दुखी और निराश होकर गांधी जी 1 दिसंबर 1931 को बेसंटियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे। अपने स्वागत के लिए एकत्र भीड़ को देखकर गांधी जी ने कहा, मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। क्या नहीं लगने दिया? बट्टा नहीं लगने दिया।
इस बीच लॉर्ड वेलिंगटन कठोरतापूर्वक राष्ट्रीयता की भावना को दबाने में लगे हुए थे। प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफार खान इत्यादि गांधी के भारत लौटने से पूर्व गिरफ्तार हो चुके थे। बंगाल में असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित कर सरकार ने राष्ट्रवादियों को परेशान करवाया। गांधी जी ने वेलिंगटन से भेंट करके दमनात्मक कार्रवाई रोकने की अपील की, परंतु वे नहीं माने। गांधी जी ने पुनः आंदोलन करने की धमकी दी। इस पर गांधी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेलों में गिरफ्तार व्यक्तियों पर भी अत्याचार किए जाने लगे। कांग्रेस पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। पुलिस अत्याचार बढ़ गए, प्रेस पर पाबंदियां बढ़ गई, कानून के बदले अध्यादेशों द्वारा शासन चलाया जाने लगा। गांधी ने बदलती परिस्थितियों में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, लेकिन सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से वे हतोत्साहित हो उठे। फलतः 1934 में, मई 1934 में आंदोलन को कांग्रेस ने वापस ले लिया। सारे देश में उल्लास की जगह निराशा छा गई। गांधी पुनः राजनीति से कटकर हरिजनोत्थान की तरफ ध्यान देने लगे। सांप्रदायिक पंचाट पुनः समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में भारतीय असफल रहे हैं, अतः सरकार ही कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करेगी। इसी घोषणा के अनुरूप डेट याद करनी पड़ेगी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं खास ध्यान देनी है आपने। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई, अर्थात 71 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित थी। आपने दरअसल क्या करना है, इन दोनों का कंपेयर करना है आपने अभी, क्योंकि पूना पैक्ट होगा। क्या होगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जब पूना पैक्ट होता है तो इन्होंने क्या दिया और उसके बाद पूना पैक्ट में क्या निकल के आया, उन दोनों पे क्या करना है आपने। गांधी क्यों असंतुष्ट हुए, यहां पर क्या चाह रहे थे गांधी, उसको समझने की कोशिश करनी है। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं समझते हैं आप, जैसे अभी विधानसभा, विधान परिषद होती हैं, उसी तरह से प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई, जिसमें 71 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित थी। नंबर 2, अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अंतर्गत अब मुसलमान, सिख, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियों, व्यापारियों और औद्योगिक वर्गों को रखा गया। क्या किया गया? अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों, सिखों तथा यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों, सिखों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर पहली बार उन्हें भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान संघों, जमींदारों, विश्वविद्यालयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और स्थान आरक्षित किए गए। जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्या में थे उन्हें वैसी रियायतें नहीं दी गई जैसी मुसलमानों को दी गई जहां उनकी संख्या कम थी। ठीक है। तो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक और असली रूप इस सांप्रदायिक अधिघोषणा के रूप में सामने आया। इसके द्वारा दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया गया तथा सांप्रदायिक प्रणाली, जिसका कि भारतीय पहले से विरोध कर रहे थे, उसकी स्थापना से भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर बनाने का प्रयास किया गया। यूरोपियों को विशेष लाभ पहुंचाते हुए इनके द्वारा हिंदुओं को विशेष हानि पहुंचाई गई। महात्मा गांधी ने इस घोषणा से हार्दिक कष्ट हुआ, क्योंकि इनके द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न किया जा रहा था। अतः गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। डेट याद करनी पड़ेगी आपको। 20 ज्यादा लंबा नहीं चला, 25 तक, फिर 24-25 तक क्या होता है, पूना पैक्ट हो जाता है। 20 सितंबर 1932 को कहां पर थे गांधी? यरवदा जेल में थे और आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस खबर से सारा देश स्तब्ध हो गया। कुछ नेताओं ने गांधी के इस कार्य की आलोचना की, किंतु कुछ अच्छे परिणाम हुए। इसी अनशन को समाप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी, MC रजा के निरंतर प्रयत्नों से
पूना समझौता हुआ, जिसे गांधी जी व दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को स्वीकार किया। डेट याद करनी पड़ेगी, 24 सितंबर 1932, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। M.R. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, G.D. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.C. राजा, C.V. मेहता, इन्होंने हस्ताक्षर किए। इस पूना समझौते के अनुसार हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा लगभग दुगने स्थान अर्थात 71 से बढ़ाकर 148 स्थान प्रांतीय काउंसिलों में दिए गए। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ये क्या है? ये तो अलग करना चाह रहा था ये अंग्रेज जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या करके कि जी प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में दलितों की सीटें कितनी होंगी? 71 होंगी। गांधी ने पूना पैक्ट कर दिया। गांधी ने क्या क्या बोला कि नहीं, ये हम ही में रहेंगे, हमारे वर्ण हैं, हम लोग पहले से क्या हैं, एक हैं, इनको अलग नहीं दिया जाएगा, लेकिन सीटें हम बढ़ा देते हैं। 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 148। ये क्वेश्चन बनेगा, 71 से बढ़ाकर कितनी की गई? 148। ठीक है, प्रांतीय काउंसिलों में। कहां पर? प्रांतीय काउंसिलों में। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। इसके अलावा 18% की वृद्धि को याद करना पड़ेगा आपको। केंद्रीय विधानमंडलों में, यानी जिसको हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं आज, उस तरह के केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए जो सुरक्षित सीटों की संख्या थी उनमें 18% की वृद्धि की गई। इसके अलावा सार्वजनिक सेवा एवं स्थानीय निकायों में उनके उचित प्रतिनिधित्व और समुचित शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया। क्या कर दिया? कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यह सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में लंदन में बुलाया गया। कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बार सम्मेलन में इंग्लैंड की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सम्मेलन में सम्मिलित अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक थे। जिन्ना ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सम्मेलन मात्र औपचारिक था और असफल ही रहा। गोलमेज की तीनों सम्मेलन वस्तुतः अलग अलग सम्मेलन न होकर यह एक ही सम्मेलन की विभिन्न अवस्थाएं थी, जो तीन सत्रों में समाप्त संपन्न हुई। यह राजनीतिक सुधारों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए आहूत की गई थी। इसको हाईलाइट करना आपने, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलग अलग नहीं थे, एक ही मतलब उसकी क्रम से किए गए थे, लेकिन बुलाए क्यों गए थे? राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाए गए थे। इसको याद करना आप। क्लियर हो गया? इस सम्मेलन के कुछ महीने बाद मार्च 1933 में इंग्लैंड की सरकार ने एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। हमारा भी जो सरकारी दस्तावेज है वो व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र पर ही होता है आज भी। तो श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख किया गया। अप्रैल 1933 में इंग्लैंड की संसद ने दोनों सदनों की एक संयुक्त परवर समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो को बनाया गया। किसको बनाया गया? यहां से क्वेश्चन बनेगा। सबसे लंबा कार्यकाल है इसका लिनलिथगो का। वॉइस रॉय में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? लॉर्ड लिनलिथगो का है। संयुक्त परवर समिति का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। इस समिति ने श्वेत पत्र के उपबंधों का मूल्यांकन करना था। 11 नवंबर 1934 को समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहलाया। क्या कहलाया? हमारे संविधान में 75% भाग इसका है 1935 भारत सरकार अधिनियम। 1935 के कानून के द्वारा ही भारत में प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई और सरकार के इस आश्वासन पर कि गवर्नर दिन प्रतिदिन के शासन में भारतीय मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कांग्रेस ने चुनावों में भाग लिया। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। हाईलाइट कीजिए, 8 प्रांतों में।
कांग्रेस ने अपने प्रांतों में राजनीतिक बंदियों को जेल से मुक्त किया, हरिजन उद्धार और नशाबंदी के प्रयत्न किए, प्रारंभिक शिक्षा को सभी प्रांतों में प्रमुखता दी। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों में सार्वजनिक हित और निर्माण के कार्य आरंभ किए गए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने बिना भारतीय मंत्रियों, यहां पर इसको हाईलाइट करना है आपने, अंग्रेज सरकार ने बिना भारतीयों के मंत्रियों के परामर्श लिए बिना ब्रिटेन की ओर से भारत को न केवल युद्ध में सम्मिलित कर दिया अपितु देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी। क्या कर दी? तो क्या हो गया, सारे नाराज हो गए कांग्रेस के जितने भी नेता थे, तो इन्होंने प्रांतीय विधानमंडलों से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया? 37 में चुनाव हुए, 39 में त्यागपत्र हो गया। मुस्लिम लीग ने कहा हमें कांग्रेसियों से मुक्ति मिल गई, उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने, डेट याद करनी पड़ेगी भाई, मुक्ति दिवस मनाया। इसके दो बड़ी डेट इंपॉर्टेंट है, एक तीन डेट इंपॉर्टेंट है, एक मुक्ति दिवस, एक पाकिस्तान दिवस और एक सीधी कार्रवाई दिवस। तीनों की डेट बताएंगे मेरे को, एक जगह पे याद कर लो। मुस्लिम लीग की एक तो मुक्ति दिवस हो गया 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाया ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बिना भारतीय मंत्रियों से पूछे, बिना भारतीय मंत्रियों से परामर्श लिए भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दूसरा मैंने बोला कि 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 ये क्या है? सीधी कार्रवाई दिवस। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या होता है? बाहर निकलो, तलवार निकालो और मार काट मचा दो। समझ में आया? नोआ खाली के दंगे याद हैं? नहीं पढ़ा होगा, सबसे खतरनाक दंगे थे नोआ खाली के दंगे। एक और पूछा मैंने, पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1940। ये तीन डेट याद करनी है आपने। 1943, 43 मतलब 43 है। 23 मार्च पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया, कंफर्म हो? 23 मार्च 1943 ये है पाकिस्तान दिवस। ये क्या है? पाकिस्तान दिवस। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं तीनों डेट देता और साथ में पूछता ये इसमें क्या क्या मनाया है, मैच करने के लिए देता प्री में। क्लियर हो गया? तो वायसराय लिनलिथगो ने कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया। इससे असंतुष्ट होकर 29-30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के इस तरह सत्ता छोड़ने पर मुस्लिम लीग तथा अंबेडकर दोनों ने, अंबेडकर भी हैं भाई साथ में, मुस्लिम लीग और अंबेडकर दोनों ने 22 दिसंबर 1939 को क्रमशः मुक्ति दिवस और अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस मनाया। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो मुक्ति दिवस तो कई बार पूछा जा चुका है, धन्यवाद दिवस नहीं पूछा किसी ने। मैं पूछता कि अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस कब मनाया, आंसर वही जिस दिन मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, 22 दिसंबर 1939। क्लियर हो गया? ठीक है। अंबेडकर ने कहा भी था कि गांधी जो है वो क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते। लेकिन ये भी बात है कि इतने ज्यादा आपसी विवाद होने के बाद भी नेहरू नहीं चाह रहे थे अंबेडकर को कहा संविधान सभा में रखना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं रखना चाह रहे थे। तो गांधी जी के जिद के कारण कहा गया कि अंबेडकर को रखना ही पड़ेगा, तभी भारतीय संविधान का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है? नेहरू जी की भी नहीं बनती थी, किससे? डॉक्टर अंबेडकर से। उम्मीद है समझ में आया होगा। तब उनको फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 6 और सदस्य थे वैसे उनके साथ ड्राफ्टिंग कमेटी में, लेकिन उसमें 8 नाम याद करने पड़ते हैं। सदस्य कितने थे? 6। तो भाई 8 नाम क्यों याद करने पड़ते हैं? क्योंकि हुआ गया कि एक की डेथ हो गई, उनकी जगह पे दूसरे आए, एक ने छोड़ दिया तो दूसरा आया, वो भी क्वेश्चन बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब क्या है, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की रणनीति बनाने में संलग्न हो गई। अब आता है अगस्त प्रस्ताव, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है?
सबसे पहले तो यही याद करना है आपने, 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त डेट ही पूछ लेता है कहीं, अक्रम देखो यूपीएससी क्रम पूछती है, डेट तो याद करनी है आपने, साथ में क्रम भी याद रखना घटनाओं का, ठीक है। कई बार वो यूपीएससी डेट नहीं लिखती, क्रम बोलती कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब भाई जैसे कुछ तो मिडिएवल में है कि भाई पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, क्रम से ही तो हुआ होगा। अब यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा कब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे, कब अगस्त प्रस्ताव आ रहा, कब क्या गांधी इरविन, तो मैं क्रम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखा हुआ है क्रम से सब कुछ, ठीक है। 8 अगस्त 1940 कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र, यानी बिहार के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले भी यही हैं। ये पहले भी बन चुके थे एक बार, तब ये लड़के थे जवान। तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का गौरव भी किसको प्राप्त है, इन्हीं को प्राप्त है। कौन से इनके अखबार देखना जरा, अल हिलाल अल विलक किसके हैं, इन्हीं के हैं, पक्का चेक कर लो यार, अल हिलाल अल विलक। कहां हुआ था जन्म इनका, और पहले शिक्षा मंत्री भी है ये, जन्म मक्का में हुआ था इनका। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मार्च 1940 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के से सहयोग करने के बदले केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपका साथ तभी देंगे जब आप क्या करोगे, केंद्र में एक इंटरिम गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट बनाओगे। इंटरिम सरकार किसको बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, कि भैया हमारी सरकार बना के दे दो, हमारा प्रधानमंत्री, मंत्री सब जो है बना के दे दो, हम आपका साथ दे देंगे। क्या कर देंगे, हम आपका साथ देंगे। इंटरिम बोलते हैं, अंतरिम बोलते हैं काम चलाओ। अंतरिम क्या होती है, जैसे जब उत्तराखंड भी बना था तो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी, तो वो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे, कहते थे इंटरिम गवर्नमेंट। और कितने लोग थे उनके साथ, मेरे ख्याल से, यार चेक करके बताओ फिर, जब कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करो। 30 के आसपास रहे होंगे शायद, कितने थे, 30 लोग थे। बाद में क्या हुआ, फिर चुनाव हुए, वैलेंटाइन डे के दिन हुए पहले चुनाव उत्तराखंड में, 14 फरवरी, इस दिन 14 फरवरी 2002, है ना। और तब आई एक चुनी हुई सरकार, तब चुनी हुई सरकार के बने नारायण दत्त तिवारी जी। कौन बने, तिवारी जी, गजब के आदमी, इतना वित्त कोई लेके नहीं आया जितना एक नए राष्ट्र को, जैसे एक नए शिशु को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है, फीड करना पड़ता है ना, वैसे ही इस राज्य को फीड करने का जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो किसका रहा, तिवारी जी का रहा। समझ में आया। लेकिन क्या है फिर, अच्छा जी, दूरदृष्टा थे, क्या थे, दूरदृष्टा थे। उनको पता चल गया था कि भाई अब ये नया राज्य बना है तो आप लोगों को, बालिकाओं को 20% रिजर्वेशन दिया उन्होंने, क्या दिया, उनको पता था कि भैया बाहर की बालिकाओं के साथ, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल वैसा नहीं था, तो 20%, बाद में जाते जाते वो 30% करके गए। तो उससे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, बालिकाओं का प्रतिनिधित्व आया भाई उसमें, किसमें, सरकारी नौकरियों में। क्योंकि उत्तराखंड में सारा बोझ जो है महिलाओं पर है। जब भी आपसे पूछे ना कि पलायन क्या है, तो बोल देना महिलाओं का विद्रोह है। इसका उत्तराखंड की महिलाओं का विद्रोह है, वो समझ गई है कि भैया ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम तो क्या। हाँ, तो उन्होंने 3 अस्त्र, उनके पास 3 अस्त्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इन 3 शब्दों के साथ नीचे की तरफ पलायन हुआ है। और अगर इन 3 चीजों को हम ऊपर भेज देते तो मेरे ख्याल से पलायन रुक जाता।
क्योंकि रोजगार, अगर पुरुषों को रोजगार दे देते या महिलाओं को रोजगार देते तो वहीं पर रहती, ठीक है। स्वास्थ्य देते अगर हम तो वो वहीं पर रहती, और साथ में शिक्षा देते तो मतलब बच्चों की जो शिक्षा है, नीचे क्यों आ रहे हैं? बच्चों की शिक्षा के लिए आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े मकान है गांव में, यहाँ पर एक कमरे में रह रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? बच्चों की शिक्षा के लिए। नहीं, वैसे स्वस्थ वहां थे ज्यादा, यहाँ पे आके बीमार हो रहे हैं। चलो जी, फिर क्या हुआ? राष्ट्रीय दिवस तो क्या कहा इन्होंने कि भैया हमें क्या कर दो, एक क्या दे दो, अंतरिम सरकार दे दो केंद्र में, हम आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जो वाइस रॉय था लॉर्ड लिनलिथगो, उसने कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा नहीं बन सकती अंतरिम सरकार। 8 अगस्त को कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, अगस्त ऑफर कहा जाता है। क्या क्या प्रस्ताव रखे उसने? तो होता ही है, क्या दिया जाता है? लालच दिया जाता है। उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। ये औपनिवेशिक का क्या मतलब है भाई? उपनिवेश से बना है ये शब्द। किससे बना है? कि हम आपको स्वराज तो देंगे, लेकिन कैसा? औपनिवेशिक स्वराज देंगे, हम पूर्ण स्वराज नहीं देंगे। क्या देंगे? इसका मतलब आप उपनिवेश रहोगे हमारा। क्या रहोगे? उपनिवेश। दूसरा, गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति यानी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा कि अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। ये लालच होता है, ये लॉलीपॉप है। क्या है? आप हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दो, हम क्या करेंगे कि जो गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति है या कार्यकारिणी समिति है, कार्यकारिणी परिषद है, उसका विस्तार करेंगे, उसमें आप लोगों को क्या करेंगे? स्थान देंगे। तीसरी बात बोली, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी। ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए कहा कि अल्पसंख्यक अगर किसी चीज में स्वीकृति नहीं देते हैं तो हम उस चीज को लागू नहीं करेंगे। यानी अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, और न ही सरकार शक्ति द्वारा उन अल्पसंख्यकों को दबाएगी। अब ये जब जब अल्पसंख्यक शब्द आ रहा है, समझ लीजिए मुस्लिमों के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? मुस्लिम लीग के लिए आ रहा है। चौथी बात बोली, युद्ध की समाप्ति के पश्चात सभी वर्गों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर संवैधानिक विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा कि देश के लिए कैसे संविधान बनाया जाए, संवैधानिक विकास कैसे किया जाए। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। कब? जब युद्ध खत्म हो जाएगा। पांचवा, युद्ध संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए युद्ध सलाहकार समिति यानी वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह के झुंझुने हैं जो क्यों दिए गए, ताकि युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत किसका साथ दे? ब्रिटेन का साथ दे। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग ने भी तुरंत अस्वीकृत कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के विषय में कहा कि जिस डोमिनेंट स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, जबकि मुस्लिम लीग विभाजन से कम और कुछ भी नहीं चाहती थी। तो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की संज्ञा किसने दी अगस्त प्रस्ताव को? आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। दरवाजा कितना भी सुंदर हो, अगर उसकी जो कील है उस पर जंग लगी हुई है तो दरवाजा खुलते और बंद होते हुए कभी भी गिर सकता है। ये नेहरू ने कहा। और जिन्ना ने तो कहा भैया सिर्फ विभाजन। क्या चाहिए हमें? क्या हम क्या चाहते? आजादी। तो बस वो नारे अभी तक लग रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग विभाजन को कम और कम कुछ भी नहीं चाहती थी। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या है? कांग्रेस अंतरिम रूप से सरकार के साथ सहयोग करना चाहती थी। 1940 में नेहरू जी ने कहा था कि ऐसे समय सविनय आंदोलन आरंभ करना जबकि ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। उसने कहा एक तो ये जो धर्म युद्ध लड़ने की जो प्रवृत्ति है ना, ये भी भारत को नीचे ले गई। नहीं जी, अभी ब्रिटेन जो है संकट में है, इस समय ठीक नहीं है। चलो जी, सरकारी व्यवहार से क्षुब्ध होकर कांग्रेस को पुनः आंदोलन का मार्ग चुनना पड़ा। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से उसकी प्रतिष्ठा जनता में घटती जा रही थी। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आंदोलन के अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं था। पुनश्च कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला सिद्ध करना चाहती थी कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है।
ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो आंदोलन होते हैं उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जीवन तभी तक मतलब तभी तक चलता है जब तक आंदोलन चलते हैं। यानी उनका उद्देश्य क्या नहीं होता, उनका उद्देश्य अंतिम रिजल्ट को प्राप्त करना कभी नहीं होता है। वो जब आपके सामने होते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आंदोलन चलाने के लिए, लेकिन जब वो सरकार के सामने होते हैं तो अपना हित साधते हैं खाली। सरकार भी उन्हें क्या करती है, पोषित करती है। क्या करती है, ये पता है, नहीं पता है? तो सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करना कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी मांग को लगातार मांगते 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 कई साल गुजर जाते हैं, आंदोलन भी होते हैं, भीड़ भी होती है, उपद्रव भी होते हैं, लेकिन वो चीज मिलती नहीं। उसका कारण ये होता है कई बार कि जो आपका शीर्ष नेतृत्व होता है या जो आपको चलाने वाले जो लोग होते हैं वो सरकार से अपना हित साध रहे होते हैं। समझ में आया? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व अगर बैठ जाए, बोले कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मिलेगा नहीं, आमरण अनशन करूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो तब देखो फिर सरकार कैसे नहीं क्या करती है। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, ठीक है? और ऐसा कोई करता भी है तो उसको पॉपुलर नहीं होने दिया जाता। जैसे गंगा की रक्षा के लिए कुछ लोगों ने आमरण अनशन किया, उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन ना तो मीडिया ने उसको कवरेज दिया, ना ही सरकार ने उसको कोई महत्व दिया। ऐसे कई नाम है, ठीक है? कहां तक पहुंचे हम लोग, कहां तक पहुंचे भाई? कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला सिद्ध करना चाहती थी कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग चुना। 17 अक्टूबर 1940, डेट याद करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, जगह याद करनी पड़ेगी, पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। किसका आश्रम है? विनोबा भावे का आश्रम है, भूदान आंदोलन है ना। पवनार आश्रम कहां पर? महाराष्ट्र। इस आंदोलन को प्रारंभ किया। पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे बने। कौन बने? विनोबा भावे बने, ठीक है। 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह कतिपय कारणों से स्थगित कर दिया गया। 17 अक्टूबर को शुरू हुआ, 17 दिसंबर 1940 को। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बनाए गए। आंदोलन के दूसरे चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी की गई। गांधी जी स्वयं आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए जेल से बाहर रहे। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया। दिल्ली चलो को हाईलाइट करना आपने। कारण स्वरूप इसे दिल्ली चलो आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हो, दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? अब कई लोग आजाद हिंद फौज में चले जाते हैं, वहां पर भी बोला गया दिल्ली चलो चलो दिल्ली, लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? आंसर व्यक्तिगत सत्याग्रह। किसका? 17 अक्टूबर 1940 और क्या नाम है, 5 जनवरी 1941 वाला। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, वेबल योजना, शिमला सम्मेलन, ये अगले लेक्चर में बताऊंगा।